डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब के यूजेस। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में देखा है जब वो हेल्पिंग वर्ब को यूज करता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, मे बी, मे हैव, माइट बी, माइट हैव, शुड बी, शुड हैव, मस्ट बी, मस्ट हैव, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू हैव। ये आपके सब मॉडल वर्ब्स हैं। इनके अलावा जो टेंसेस में यूज होने वाली वर्ब्स हैं, डू, डज, डिड, विल, is am are, was were, will be, has have had, will have, has have been, had been, will have been, is am are being, was were being, ये कैसे यूज होती हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भाई जब तक आपको सही हेल्पिंग वर्ब की समझ डेवलप नहीं होगी तब तक आप किसी भी सेंटेंस को सही नहीं बना सकते। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप बोलते हैं, तो क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डू यू स्पीक। क्या आप हिंदी बोलते हैं? डू यू स्पीक हिंदी। अब यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है डू यू स्पीक हिंदी, अगर मैं इसको पास्ट में बनाऊंगा तो क्या आपने हिंदी बोली, क्या कहा जाता है? डिड यू स्पीक हिंदी। क्या आप हिंदी बोलेंगे? विल यू स्पीक हिंदी। इसका मतलब यह हुआ कि डू डज का उपयोग आपको प्रेजेंट टेंस में करना है, डिड का उपयोग पास्ट टेंस में करना है और विल का उपयोग फ्यूचर टेंस में करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि जहां भी फ्यूचर आता है वहां विल जरूर लगता है। आप देख सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर में फ्यूचर आया है सबके साथ विल लगा है। मतलब कहीं पर भी अगर आप किसी फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो तो वहां विल जरूर लगाइएगा। अब डिपेंड करेगा कि वो फ्यूचर सिंपल है तो विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो विल हैव बीन। या फिर अगर वो फ्यूचर परफेक्ट का पेसिव है तो भी आपको विल हैव बीन का उपयोग करना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है कि सही हेल्पिंग वर्ब की समझ को डेवलप करना। अब देखो यहां पर हमको ये चीज समझ में आ गई कि ठीक है सर ये तो हम समझ गए। तो आप लोग क्या करो, इस कंटेंट को कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये तीन टेंस आपके, इन तीन टेंस में आप यहां V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हो, यहां V2 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हो, यहां पर विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हो। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका, ये सिंपल के तीन टेंस आपके, ये पास्ट और ये फ्यूचर। अब आपको ये देखना है कि इस टेंस में जब आप नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू डज लगाने के बाद V1 आता है। तो डू और डज में क्या अंतर है? तो आपको यह देखना है कि जिसके साथ आप V5 लगा रहे तो उसके साथ डज लगाएंगे और जिसके साथ V1 लगा रहे तो उसके साथ डू लगाएंगे। तो डू और ये डज, इसको ऐसा समझो आप कि डू जो है आपको लगाना है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या फिर कोई भी अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा उसके साथ आपको जो है डू लगाना है। बाकी डज का उपयोग आपको सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या फिर कोई नेम आ जाए, एक ही नाम हो या फिर जो अदर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो तो उसके साथ में आपको डज का उपयोग करना है। यह सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब अगर मान लीजिए आपको यह समझ में आ गया तो अब बस आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस, इसमें आप जो भी काम आपने किया तो देखो यहां पर आपने डिड लगाते हैं और डिड आपको पता होना चाहिए कि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। याद रखिएगा डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, इसीलिए जब आप इसको नेगेटिव करते हैं तो इसमें नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका डिड आपका इस तरीके से यूज होता है। तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है? डिड। और ये डिड के बाद आपने क्या लगाया? यहां पर नॉट लगाया। तो ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपको अपने दिमाग में फिट करनी है कि डिड लगाने के बाद में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। और यहां पर जब आप इसे नेगेटिव करते तो ऑलरेडी आपका पहले से विल लगा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में विल लगा रहता है और सिर्फ उसके बाद आपको नोट लगाना होता है, तो ऐसे ये नेगेटिव बन जाता है। मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर आपका अगला जो टेंस है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंपल की है, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस की है, ये आपकी परफेक्ट टेंस की है और ये आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। तो पूरे चारों टेंस के स्ट्रक्चर्स मैंने यहां पर आपको बेकायदा लिख दिए समझने के हिसाब से। अब आप कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखो, इज एम आर, पास्ट में वॉज वेयर, फ्यूचर में विल बी। और दूसरी बड़ी बात कि इसके साथ अगर आप वर्ब यूज करते हो तो वर्ब में आपको क्या लगाना होता है? ING। और अगर पेसिव में इसको यूज करते हो तो आपको यूज करना होता है V3। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में
इज एम आर वॉज वेयर और विल बी अप्लाई करते हो तो आपको आईएनजी लगाना होता है, और यदि आप इसको पेसिव में यूज करते हो तो आपको V3 यूज करना होता है। पेसिव वॉइस में कैसे, जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल यह काम किया जाता है, तो दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन मेरे द्वारा, बाय मी। यह काम मेरे द्वारा किया जाता है, दिस वर्क इज डन बाय मी। यह काम मेरे द्वारा किया गया, दिस वर्क वॉज डन बाय मी। और यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। और जब आप इसे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हो तो आप कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। इस तरीके से, इस वे में आपके सारे सेंटेंसेस बनते हैं, इस वे में इनका हम उपयोग करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ऐसे ही आपके होते हैं परफेक्ट। ऐसे ही आपके क्या होते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में जो भी काम आप कर चुके हो, आपने कर लिया है। तो परफेक्ट के लिए जैसे ही आपके दिमाग में आता है तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज हैव, हैड और विल हैव। भाई हैज हैव कहां यूज करना है आपको सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने डू डज के साथ में आपको बताया था वही कॉन्सेप्ट हैज और हैव के साथ में आपको अप्लाई करना है। डज आपको लगाना है हैज के साथ में और आपको डू लगाना है हैव के साथ में। मतलब जिनके साथ आप हैव यूज कर रहे हो, जिनके साथ आप डू यूज कर रहे हो उनके साथ आप हैव लगाओगे, और जिनके साथ डज यूज कर रहे हो उनके सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको हैज का उपयोग करना है। तो इस तरीके से आपको हैज और हैव का जो यूज है वो भी अपना क्लियर करना है। इसके अलावा मैं आपको अगर आगे ले चलूं तो आपको यहां पर दिया है हैज हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आपका। और यहां ये दिया है ये पेसिव वॉइस की सिचुएशन है। पेसिव वॉइस में जो भी काम किया जा रहा है, जैसे मैंने कहा यह काम किया जाता है, दिस वर्क इज डन। यह काम किया जा रहा है, दिस वर्क इज बीइंग डन, दिस वर्क वॉज बीइंग डन। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पेसिव नहीं बनता, इसलिए इसको हमने नहीं लिखा है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं, ये हमारी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब अभी जो हमने देखी ये टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब थी। टेंसेस पर बेस्ट वीडियो हम लोगों ने बहुत ही शानदार 40 से 50 मिनट का बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा ताकि आपको टेंसेस बहुत अच्छे समझ में आए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्या मॉडल वर्ब्स के साथ ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इसके साथ बी वर्ब लगाई है हमने, सब में बी वर्ब लगाई है देखो। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमने हैव वर्ब लगाई है। तो सबसे पहले तो ये जितने भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन सबको दो बेसिस पे आप स्टडी कर ले। एक कर ले टू बी वर्ब के बेसिस पर और दूसरी कर ले आप टू हैव वर्ब के बेसिस पर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब ये कैसे आपकी वर्क कर रही है, इसका क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे हमको इसको स्टडी करना है। आपने कहा भाई जो भी काम आप कर सकते हैं, आपने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आप कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन कैन बी आप कब करोगे, जब आप कोई काम हो सकता है। जिससे मैंने कहा इट कैन बी, इट कैन बी मतलब ये हो सकता है, राइट। तो जहां कोई काम हो सकता है उसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं, उसके होने की श्योरिटी हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए तो आप क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कैन का उपयोग श्योरिटी के लिए होता है। कैन का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, श्योरिटी के लिए। जहां पक्का हमको विश्वास है कि भाई ऐसा काम हो गई तो वहां पर आपको कैन यूज करना है। तो जो हो सकता है, जैसे मैंने कहा वो डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर, और उसके पास समय हो सकता है, ही कैन हैव टाइम। जब श्योरिटी है तब ही कैन हैव टाइम। और ऐसे ही कुड का उपयोग जब कोई काम आप कर सकते थे वहां पर आप कुड लगाते हैं। कुड बी, जैसे मैंने कहा तुम घर पर हो सकते थे, यू कुड बी एट होम, और तुम्हारे पास समय हो सकता था, यू कुड हैव टाइम। तो ये जो है हैव पास होने के सेंस में आप इसको ले लें, ठीक है। ये कुड बी आप होने के सेंस में ले लें। तो इसी तरीके से सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, सारी की सारी मॉडल वर्ब्स के साथ में आप जो है बी और हैव लगाकर नई वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्रिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सबको बताना चाहूंगा कि कुड बी के साथ में कैन बी के को अगर आप अज कैसे यूज करोगे, मेन हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो इसके बाद आपको पेसिव वॉइस में क्या लगाना पड़ता है पता है, V3 लगाना पड़ता है। ये देखिए मैंने यहां पर सबके बाद में V3 लगा दिया है। तो अब जब V3 लग जाएगा तो ये सिचुएशन हो जाएगी पेसिव की। मैंने कहा भाई ये काम किया जा सकता है, तो इंग्लिश में फिर बनता है दिस वर्क कैन बी डन। यह काम किया जा सकता है, यह काम किया जा सकता था, दिस वर्क कुड बी डन। यह काम किया जा
सकता है, संभावना है, शायद ये काम किया जा सकता है, दिस वर्क मे बी डन, शायद ही ये काम किया जा सकता है, दिस वर्क माइट बी डन, ये काम किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन, ये काम अवश्य किया जाना चाहिए, दिस वर्क मस्ट बी डन, एंड ये काम किया जाया करता था, दिस वर्क यूज्ड टू बी डन। तो यहां पर मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप खुद इस चीज को समझिएगा कि यहां पर कौन सी सिचुएशन में ये यूज हो रहा है। दिस वर्क यूज्ड टू बी डन, और मैंने कहा यू यूज्ड टू बी हियर। अब आप देखो यहां पर दोनों सेंटेंस में यहां पर भी यूज्ड टू बी आया है और यहां पर भी यूज्ड टू बी आया है। बट लेट मी टेल यू, ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है ये पैसिव वॉइस में जा रही है और नीचे वाली जो सिचुएशन है ये आपकी एक्टिव वॉइस में जा रही है। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं यू कैन बी अ गुड स्टूडेंट, और दूसरा मैंने कहा यू कैन बी टॉट दिस टॉपिक। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप केयरफुली ध्यान से देखें, यहां भी हमने कैन बी यूज किया है, यहां भी हमने कैन बी यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैन बी का मतलब हो रहा है यू कैन बी अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, और यहां हमने कहा यू कैन बी टॉट, मतलब तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तुम्हें पढ़ाया जा सकता है यह टॉपिक, या तुम्हें यह टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से आपका ये यूज हो रहा है। सो ये एक डिफरेंट सिचुएशन है, ये एक अलग सिचुएशन है, मतलब इन दोनों के बीच में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो भाई मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार से भी, सारा का सारा कंटेंट समझने वाला है, और जब समझ के सारी चीजों को आप स्टडी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऐसे ही देखो, आप कैन हैव, तुम्हारे पास समय हो सकता है, यू कैन हैव टाइम, यू कुड हैव टाइम, यू मे हैव टाइम, शायद तुम्हारे पास समय होगा या हो सकता है, यू मे हैव टाइम, शायद ही तुम्हारे पास समय होगा या हो सकता है, यू माइट हैव टाइम, तुम्हारे पास समय होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम, तुम्हारे पास अवश्य समय होना चाहिए, यू मस्ट हैव टाइम, एंड तुम्हारे पास समय हुआ करता था, यू यूज्ड टू हैव टाइम। अब इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आप क्या करो, इनको एज अ टू हैव वर्ब यूज मत करो, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो, तो एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और इन सब के साथ आपको क्या लगाना होगा, V3। जी हां स्टूडेंट, इन सब के साथ आपको क्या अप्लाई करना होगा, V3। चूंकि कैन हैव डन तो होता नहीं है, तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम हटा देंगे। बाकी कुड हैव डन, मे हैव डन, माइट हैव डन, शुड हैव डन, मस्ट हैव डन एंड यूज्ड टू हैव डन बिल्कुल होता है, एग्जिस्ट करता है, इसको हम यूज करते हैं। इसमें ये भी बहुत रेयरली यूज होता है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। बाकी ये जितने भी लिखे हैं इनका सबका उपयोग होता है। इसमें कुड हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी काम आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए किसी कारणवश। कल आप यहां आ सकते थे, यू कुड हैव कम हियर यस्टरडे, आप उसकी मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम। इसके बाद नेक्स्ट है शायद आपने काम कर लिया होगा, कोई काम आपने कर लिया होगा, या शायद वे वहां पहुंच गए होंगे, शायद उन्होंने पढ़ाई कर ली होगी, शायद उन्होंने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, सो दे मे हैव मेड सेंटेंसेस, शायद ही उन्होंने सेंटेंसेस बनाए होंगे, दे माइट हैव मेड सेंटेंसेस, उन्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, ठीक है, ये आपका हो जाता है चाहिए था मैं, ठीक है, उन्हें सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, दे शुड हैव मेड सेंटेंसेस। निश्चित ही उन्होंने सेंटेंसेस बनाए होंगे, दे मस्ट हैव मेड सेंटेंसेस। इसके दो यूज होता है, एक तो कोई काम निश्चित ही हुआ होगा, और दूसरा कहां पर, चाहिए था, निश्चित ही उन्हें वहां जाना चाहिए था, दे मस्ट हैव गॉन देयर। इस केस में भी इसको हम यूज करते हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें समझने वाली। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, शायद आप इंग्लिश आपने शायद इंग्लिश बोल ली होगी, यू मे हैव स्पोकन इंग्लिश, शायद आपने अपना काम कर लिया होगा, यू मे हैव डन योर वर्क, शायद ही आपने अपना काम किया होगा, शायद ही आपने अपना काम किया होगा, यू माइट हैव डन योर वर्क, आपको अपना काम कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव डन योर वर्क, निश्चित ही आपको अपना काम कर लेना चाहिए था, यू मस्ट हैव डन योर वर्क, या निश्चित ही आपने अपना काम कर लिया होगा, यू मस्ट हैव डन योर वर्क। इसके दो मीनिंग निकलेंगे मस्ट हैव के, और इसी तरीके से आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके टंग पर आ जाएंगी।
सो ओवरऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि इंग्लिश लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में आपको ये हेल्पिंग वर्ब का जो यूजेस होता है ना, ये आपको विशेष ध्यान देना होता है। आपको ये समझना होता है कि जो वर्ब बी आ रही है, स्पेशली ये दो वर्ब बड़ी ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक लगती है। एक होती है टू बी और दूसरा होता है टू हैव। तो आपको ये देखना है कि बी जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रही है कि एज अ मेन वर्ब आ रही है। ऐसे हैव भी एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कि एज अ मेन वर्ब आ रहा है। ये समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए। अगर ये समझ आपकी डेवलप हो जाती है सो ओवरऑल आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, फिर आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है। सो उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि 15 मिनट्स की इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब के करेक्ट यूजेस एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके फटाफट अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस सेशन का फायदा ले सके, अच्छे से सेशन को समझ सके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ में, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में मिलूंगा। इसीलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे शानदार जानदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टिल देन स्टूडेंट, टाटा बाय, हैव अ गुड डे।